मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से। यहाँ हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बारे में और उनके डेरिवेशंस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से जो हमारा चैप्टर है। डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से हमारा चैप्टर रहेगा, इसको यहाँ हम स्टडी करेंगे। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन और कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज को डेराइव करेंगे, उनके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज डायमेंशन। तो डायमेंशंस क्या है या डायमेंशन क्या है? तो देखिए, आप लोगों ने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा और वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब हम लोग क्या करते हैं डायमेंशंस के अंदर, मास को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, लेंथ से वो किसी भी तरह की है, लेंथ के अंदर आप चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करो, चाहे रेडियस की, आर्क लेंथ की, वेव लेंथ की, यानी कि किसी भी प्रकार की लेंथ है उसको हम लोग हमेशा कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम लोग मास को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, करंट को कैपिटल ए से, टेम्परेचर को के से या थीटा से हम लोग लिखते हैं। और देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए किसी प्रकार की कोई डायमेंशन कंसीडर नहीं की जाएगी, यानी इनका कोई डायमेंशनल सिंबल नहीं लिया जाता। ये क्योंकि प्योरली क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इसलिए इनके लिए हम कोई डायमेंशनल सिंबल नहीं लेते। हाँ, कई बार क्या होता है कि अगर हम फॉरेन राइटर्स के बुक को स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लिखा मिलेगा और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए आपको कैपिटल आई लिखा मिलता है। तो हमारी जो बुक्स हैं उनके अंदर ऐसा कुछ हम लिखते नहीं हैं। हम इन 5 की ही क्या करते हैं, डायमेंशनल सिंबल को कंसीडर करते हैं। तो डायमेंशंस का मतलब क्या है? आप क्या करो, मास की, लेंथ की, टाइम की, करंट की, टेम्परेचर की जो पावर्स होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं? डायमेंशंस नाम देते हैं। तो आप लिखोगे डायमेंशंस का मीनिंग क्या है? पावर्स ऑफ fundamental physical quantities in terms of MLT। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर MLT की टर्म में, MLT के और A इनकी टर्म में क्या कहलाती है? डायमेंशंस कहलाती है। अब हम लोग बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हम लोगों के पास? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? तो देखिए, मैं एक सिंपल से एग्जांपल की बात करता हूं। आपके पास 2 क्वांटिटीज हैं ए एंड बी। इन 2 क्वांटिटीज को मैंने क्या करना है? ऐड करना है। जब हम लोग 2 क्वांटिटीज को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो हम कौन से साइन का यूज करते हैं? ए, यानी कि प्लस का यूज करते हैं। तो 2 क्वांटिटीज का जो सम है वो कैसे लिखा जाएगा? a प्लस बी से लिखा जाता है। अब ये a प्लस बी क्या फॉर्मूला है या कुछ और है? तो हम कहते हैं कि जो a प्लस बी है वो 2 क्वांटिटीज का सम का एक्सप्रेशन है। क्या रहेगा? ये सम का एक्सप्रेशन। हम लिख देते हैं यहां एक्सप्रेशन फॉर सम
इस S को हम क्या बोलते हैं, सम का फॉर्मूला। S क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, फॉर्मूला फॉर सम। तो ऐसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो कि क्या है, डायमेंशनल एक्सप्रेशन है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का इन टर्म्स ऑफ MLT। तो हम लोग यहां लिखेंगे इट इज द डायमेंशनल एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स of M, L and T। तो इसको, इस डायमेंशनल एक्सप्रेशन को ही क्या बोला गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला बोला गया है। फिर अगर मैं आप लोगों को बोलता व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सम ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज की सम की इक्वेशन क्या है, तो आप कहते हैं S इज इक्वल टू A प्लस B। ये पूरा का पूरा जो हमारे पास है इक्वेशन फॉर सम, ये सम के लिए इक्वेशन है, यानी कि फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, कोई इक्वेशन कहलाता है। तो ऐसे ही हम लोगों के पास क्या होगी, डायमेंशनल इक्वेशन रहेगी, तो हम लोग नाम देंगे डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम बोलेंगे यहां डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू डायमेंशनल एक्सप्रेशन और इट इज द डायमेंशनल इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन नाम देते हैं। तो ये हम लोगों के पास क्या है कि डायमेंशनल इक्वेशन है। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स की बात करें ताकि आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशंस के बारे में अच्छे से समझ में आए। तो पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ मास किसी भी तरह का है, कोई सी भी उसकी यूनिट हो, वो हमेशा कैपिटल M से डिनोट किया जाएगा। लेंथ किसी भी तरह की है, जैसे मैंने बताया लेंथ में आपकी हाइट भी, ब्रेथ भी और आपका आर्क लेंथ भी है, डायमीटर भी है, रेडियस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्टेंस भी है, वो हमेशा कैपिटल L से ली जाएगी। टाइम को आप कैपिटल T से, करंट को कैपिटल A से, टेम्परेचर को K से या थीटा से हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल की बात करता हूँ। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एरिया। तो एरिया हम लोगों के पास हमें पता है किसके बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ इनटू में ब्रेथ क्या है, ये आपका एक एक्सप्रेशन है किसके लिए, एरिया के लिए। और आप लेंथ को भी किससे लिखोगे, कैपिटल L से, ब्रेथ को भी किससे लिखोगे, कैपिटल L से। तो हम लोगों के पास क्या आएगा यहाँ, L इंटू L इज इक्वल टू L स्क्वायर। और यहाँ जो 2 है वो डायमेंशन है किसकी, लेंथ की। तो यानी कि जो पावर होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, किसकी टर्म में, MLT की टर्म के अंदर, वो क्या कहलाती है, वो पावर कहलाती है डायमेंशन। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं 2 इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। यहाँ दो क्या है, डायमेंशन है लेंथ की। और L2 क्या है आपका, ये डायमेंशनल एक्सप्रेशन है एरिया के लिए, या इसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोल दोगे आप। L2 इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और मैं एरिया इज इक्वल टू L2, और ये हम लोगों के पास क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन रहेगी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन नाम देते हैं। तो चलिए अब अगले एग्जांपल की बात करते हैं। हम अगला एग्जांपल जो कंसीडर करते हैं वो वॉल्यूम का कंसीडर करेंगे। हमारे पास हम लोगों को पता है कि जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी,
है तो लेंथ एक तरह से ये, इसलिए कैपिटल एल से लिखी जाएंगी। तो यहाँ एल 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 क्यूब। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ लेंथ की क्या डायमेंशन है तो आप लोग कहोगे 3, और एल क्यूब क्या है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है वॉल्यूम के लिए, और वॉल्यूम बराबर एल क्यूब, ये आपका क्या है, एक डायमेंशनल इक्वेशन है वॉल्यूम के लिए। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ m की डायमेंशन क्या है तो आप कहोगे 0, और यहाँ t की डायमेंशन क्या है वो कहोगे 0। तो देखिए हम इस एरिया को L2 लिखा है हम लोगों ने, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसको ये भी लिख सकते थे m0 L2 और t0। तो यहाँ मास की और जो टाइम की डायमेंशन है वो 0 है, और आप लोगों को पता है किसी क्वांटिटी की पावर अगर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है, यानी कि 1 के बराबर होती है। तो यहाँ ये आपका 1, ये भी 1, तो यहाँ मास की डायमेंशन कितनी है, 0 है, टाइम की डायमेंशन कितनी है, 0 है, लेकिन 2 इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। L2 यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला है, एरिया इक्वल टू L2 एक डायमेंशनल इक्वेशन है एरिया के लिए। ऐसे ही वॉल्यूम के लिए आप लोगों को क्या हुआ, L क्यूब ये डायमेंशनल फॉर्मूला, 3 इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब, ये डायमेंशनल इक्वेशन फॉर वॉल्यूम हुई। तो अब बात आती है किसी भी क्वांटिटी का अगर हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो किस चीज को हम लोग हमेशा ध्यान में रखें। देखिए कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को रटने की कोशिश करते हैं, इनको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ याद रखना है फिजिकल रिलेशंस को। अब वो फिजिकल रिलेशन क्या है, जैसे आप लोगों को पता है एरिया इक्वल टू एल इंटू में बी, लेंथ इंटू में ब्रेथ, यही हम लोगों के पास क्या है, एक फिजिकल रिलेशन है। यानी कि फिजिकल रिलेशन आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कैसे डिफरेंट क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ये हम लोगों के पास फिजिकल रिलेशन है। अब वॉल्यूम की फिजिकल रिलेशन क्या है हम लोगों के पास, LBH, ये वॉल्यूम के लिए क्या हुई, फिजिकल रिलेशन। और इस फिजिकल रिलेशन का अगर हम लोगों को पता है तो हम यहाँ से यूनिट के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो SI यूनिट है या CGS यूनिट है, और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में भी हम पता कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए सिर्फ हमेशा ही ध्यान में रखना होगा किसको, फिजिकल रिलेशन को, यानी कि गिवन क्वांटिटी अदर क्वांटिटीज के साथ कैसे रिलेटेड है, इस बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छे से है तो आप वहां से उसकी यूनिट्स को भी निकाल सकते हो, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को भी निकाल सकते हो, यानी कि उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें डायमेंशनल एनालिसिस में, वो क्या एग्जांपल्स हैं, और फिर इनकी हम यूनिट्स को डेराइव करने की कोशिश करेंगे, इनकी क्या यूनिट्स हो सकती हैं। तो और आप लोगों ने फिर क्या करना है, घर पे बैठ के आराम से क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बारे में ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए हम अगले एग्जांपल की बात करें, डेंसिटी। डेंसिटी आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी जो फिजिकल रिलेशन हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोगों ने लिखना है यहाँ इनकी फिजिकल रिलेशन के बारे में, और फिजिकल रिलेशन के बाद हम लोग यहाँ किसको निकाल लेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला को निकाल लेंगे। क्या इनका डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर हम डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस, और उसके बाद हम इनकी यूनिट्स के बारे में बात करें, SI यूनिट्स और CGS यूनिट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए हम कैसे इनको याद रखेंगे वो आप लोगों को देखना है। डेंसिटी हम लोगों के पास क्या होती है, इसकी जो फिजिकल रिलेशन होती है वो मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है, और मास को मान लीजिए सिंबल m से लिखा मैंने, स्मॉल m से, वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे LBH से। किससे लिखेंगे, LBH से। अब मास को किससे लिखेंगे, कैपिटल M से, डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए, L को भी कैपिटल L से, B को भी कैपिटल L से, और H को भी कैपिटल L से। तो ये हम लोगों के पास क्या बनेगा, M बाय L क्यूब
यानी कि ये आ जाएगा हम लोगों के पास m l-3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 l-3 t0। आप देखिए अगर आपसे कोई पूछे मास की डायमेंशन कितनी है यहाँ, तो डायमेंशन मास की कितनी है यहाँ 1, लेंथ की डायमेंशन कितनी है यहाँ -3 और टाइम की डायमेंशन कितनी है 0। ये टाइम की डायमेंशन रहेगी। अब इसकी ऐसे यूनिट की बात करें हम लोग, देखिए मास को किस में मेजर किया जाता है, एक्सआई सिस्टम में किलोग्राम में, लेंथ को किस में मीटर में, तो हम लोग इसकी ऐसे यूनिट लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करता तो मास की सीजीएस यूनिट क्या है हम लोगों के पास ग्राम, लेंथ की क्या है सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखते हैं यहां ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी क्या हो जाती है सीजीएस यूनिट। तो चलिए बच्चों अगले एग्जांपल की बात करते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी। देखिए स्पीड या वेलोसिटी हम लोगों के पास क्या है लेंथ बाय टाइम, एक को हम डिस्टेंस बाय टाइम बोलते हैं, दूसरी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोलते हैं। और आप लोगों को बताया गया है लेंथ किसी भी तरह की है वो हमेशा L से लिखी जाएगी, तो मैं डिस्टेंस को भी लेंथ मानता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ मानता हूँ। तो हम लोग लिखते हैं स्पीड या वेलोसिटी हम लोगों के पास किसके बराबर है लेंथ बाय टाइम के बराबर है। और लेंथ को आपने L से लिखा स्मॉल l से, टाइम को आपने स्मॉल t से लिखा। ये इसकी फिजिकल रिलेशन है स्पीड के लिए या वेलोसिटी के लिए। आप लोगों को याद रखना है स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और यहाँ मैंने इनको लिख दिया है लेंथ बाय टाइम। अब लेंथ को किससे लिखेंगे कैपिटल L से, टाइम को कैपिटल T से। तो ये हम लोगों के पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा L/T, और जिसको हम लिख देंगे LT-1। कितना लिख देंगे इसको हम लोग LT-1 लिख देते हैं। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि m था नहीं यहाँ, m की पावर इसलिए 0, m की डायमेंशन इसलिए 0, फिर L1 और T-1। ये स्पीड या वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ मास की डायमेंशन कितनी है, आप लिखोगे 0, लेंथ की डायमेंशन कितनी है आप लिखोगे 1, और टाइम की डायमेंशन कितनी है आप लिखोगे -1। अब इनकी एसआई यूनिट की बात करें, लेंथ की एसआई यूनिट कितनी होगी हमारे पास मीटर, टाइम के लिए सेकंड, तो हम इसकी एसआई यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकंड। फिर लेंथ की सीजीएस यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकंड, तो आप लिखोगे सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसकी सीजीएस यूनिट आ जाती है। तो चलिए अब अगले एग्जांपल की बात करते हैं। अगला एग्जांपल हम लोगों के पास है एक्सीलरेशन। और देखिए आप लोगों को पता है एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है वेलोसिटी बाय टाइम के इक्वल। एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी हम लोगों के पास कितना था LT-1 था, और डिवाइड में भी कितना है t है, यानी कि LT-2। ये आप लोगों के पास क्या जाता है इसका फिजिकल रिलेशन आ जाता है। अब आप क्या करोगे, मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास LT-2, क्योंकि वेलोसिटी कितना था हमारे पास L/T, एक t और था वहां, इसलिए कितना हो जाएगा ये LT-2। दिस इज द फिजिकल रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन। अब आप क्या करते हो, लेंथ को किससे लिखोगे कैपिटल L से, टाइम को किससे लिखोगे कैपिटल T से। तो ये LT-2 इसका डायमेंशन फॉर्मूला जिसको हम लोग लिख सकते हैं m0 L1 T-2। यहां मास की डायमेंशन कितनी है 0, लेंथ की कितनी है 1, टाइम की कितनी है -2। तो हम लोग लिखेंगे मास की डायमेंशन 0, लेंथ की डायमेंशन यहां 1, और टाइम की डायमेंशन कितनी है ये -2। अब इनकी एसआई यूनिट की बात करें, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट के लिए बात करेंगे तो सेंटीमीटर, और टाइम के लिए सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए एक दो एग्जांपल की ओर बात करते हैं हम। तो अगला एग्जांपल आपका हम लोग लेते हैं फोर्स।
और हम लोग लिखेंगे फोर्स हम लोगों के पास होता है किसके बराबर, मास इनटू में एक्सेलरेशन के बराबर। तो फोर्स हम लोगों के पास किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फिजिकल रिलेशन है किसके लिए, फोर्स के लिए। अब आप ये सोचो अगर मुझे इस फिजिकल रिलेशन का ना पता होता तो मैं फोर्स के ना तो डायमेंशनल फॉर्मूला को निकाल सकता, ना ही डायमेंशन को, ना उसकी यूनिट्स को निकाल सकता था। तो देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को हम लोग किससे लिखेंगे, स्मॉल n से, और एक्सेलरेशन कितना था, lt-2 था। तो हम स्मॉल n की जगह पे डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर क्या लिखेंगे, कैपिटल M, L की जगह पे कैपिटल L और T की जगह पे कैपिटल T, और ये mt-2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, फोर्स के लिए। अब डायमेंशंस की बात करें, यहां मास की डायमेंशन कितनी है, 1 है, लेंथ की डायमेंशन कितनी है, 1 है, और टाइम की डायमेंशन कितनी है, यहां -2 है। अब इनकी ऐसा यूनिट की बात करें, मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम किसके अंदर, सेकंड के अंदर, तो हम लोग लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो थर्ड यूनिट में आप पढ़ोगे 1 न्यूटन के बारे में। तो आप लोगों को इतना याद रखना है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अब इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं, मास किसमें, ग्राम में, लेंथ किसमें, सेंटीमीटर में, टाइम किसमें, सेकंड में। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी, और 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 1 डाइन के इक्वल। तो ये डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है किसके लिए, फोर्स के लिए। तो बच्चों आप ऐसे ही निकाल लोगे किसके लिए, वर्क के लिए, क्योंकि देखिए अब मुझे यहाँ फोर्स तक डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, फोर्स की यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे वर्क के लिए रिलेशन निकालूं, तो वर्क हम लोगों के पास होता है किसके बराबर, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो वर्क को हम लोग किसके इक्वल लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपने कुछ क्या करना है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दोगे और इनटू में डिस्प्लेसमेंट के लिए L कर दोगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, mL-t-2 है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना है आपके पास, कैपिटल L है। तो आप जब इसको कंप्लीट करोगे तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, mL/t-2। यहां मास की डायमेंशन कितनी है, 1, लेंथ की कितनी है, 2, और t की कितनी है, -2। तो ऐसे हम लोगों के पास वर्क के बारे में आ जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी ऐसे यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और जो हमारे पास 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो 1 जूल के इक्वल होता है। इसके इक्वल होगा 1 जूल के इक्वल। अब इसकी सीजीएस यूनिट किलोग्राम की जगह पे क्या आएगा, ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड सेकंड ही रहेगा, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और जो कि हम लोगों के पास होता है किसके इक्वल, 1 अर्ग के इक्वल। तो ये हम लोगों के पास किसके बराबर रहेगा, 1 अर्ग के बराबर रहेगा। तो बच्चों ऐसे ही आप लोगों से पूछ सकता हूं मैं, जैसे पावर के बारे में, कि आप पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, पावर की डायमेंशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो देखिए पावर आप लोगों के पास किसके बराबर है, वर्क बाय टाइम के बराबर। अब आप लोग याद कर चुके वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है हम लोगों के पास, mL/t-2, और डिवाइड करना उसको किससे, t से। तो ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि हम लोग लिखेंगे mL/t-3। फिर इसकी यूनिट्स ऐसे निकाल दोगे। तो यानी कि जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं सब के ऊपर हम लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करता हूं, और कल के जो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, कन्वर्जन कैसे करना है एक यूनिट का दूसरी यूनिट के अंदर, और आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और कैसे हम किसी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला से, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।